वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह, सतनाम जोहार। वाह साहब, मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सिंह। वाह साहब, मानवता चैनल में आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं उनका परिचय करा दूं। हमारे साथ मान्यवर टी आर खूंटे साहब जुड़ गए हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। डॉक्टर कृपाल सिंह साहब जुड़ गए हैं अमेरिका से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। रोशनी जी जुड़ गई हैं दिल्ली से, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनका भी हम बहुत स्वागत करते हैं। वो बामसेप के एक पदाधिकारी भी हैं, संगठन से जुड़ी हुई हैं और लंबे समय से बहुजन समाज को जगाने की दिशा में काम कर रही हैं। हम उनका भी स्पेशल धन्यवाद करते हैं आज के इस प्रोग्राम पे। आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा पर जो एक युद्ध की विभीषिका आज हम सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से जो देख रहे हैं, नरसंहार की स्थिति, यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है, ये 24 तारीख से शुरू हुआ है और लगातार ये युद्ध जारी है। और आप देख सकते हैं कि वो देश वहाँ पे जीव जंतु, प्रकृति और सारा जो बड़े बड़े बिल्डिंग है वो सब ध्वस्त होते जा रहे हैं और बड़े बड़े रॉकेट लॉन्चर, बम विस्फोट, सारी चीज हो रही है। तो ऐसा लगता है कि आखिर मानव को नष्ट करने की दिशा में कैसे अग्रसर हो रहा है और इसके पीछे लोगों का क्या मकसद हो सकता है। और ये युद्ध की भी विभीषिका किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी विडंबना है। तो आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा पर हम चर्चा करने वाले हैं और बहुत सारे बुद्धिजीवी जो हमारे आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि भारत के हमारे बहुत सारे छात्र छात्राएं, बहुत सारे इंडियन लोग वहाँ पे रोटी रोजगार के माध्यम से गए हुए हैं और वहाँ पे लाखों की संख्या में हमारे भारतीय फंसे हुए हैं। तो आज हम इस पर चर्चा शुरू करने से पहले, अभी हमारा एक जो छात्र है कर्नाटक का, वो भी मारा गया है और उन्होंने कई बार एम्बेसी से अपील की, भारत की सरकार से अपील की, हमें यहाँ से निकाल के ले जाएं, हमें बचाएं, हमारी जान को बख्शें। लेकिन बहुत दुख की बात है कि एक तरफ उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है और हमारे भारत के जो सरकार के प्रमुख मुखिया हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है, वो चुनाव के जश्न में डूबे हुए हैं। तो आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर मैं माननीय टी.आर. खूंटे साहब के पास जाना चाहूंगा। खूंटे साहब, किसी भी देश के लिए युद्ध की विभीषिका को आप कैसे देखते हैं और हमारे खास करके भारत के लाखों और खास करके छात्र छात्राएं वहां फंसे हुए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है, तो इस पर अपने विचार रखें। भाई साहब, मानवता चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने, उनके माध्यम से हम आज की जो विभीषिका है उसके ऊपर हम चर्चा करें। मैं मोटे बात कहना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज, युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं जी। आज तक दुनिया में युद्ध से कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। युद्ध से केवल बर्बादी और बर्बादी के सिवाय कोई दूसरा हुआ ही नहीं है। चाहे किसी भी लड़ाई को देख लीजिए, चाहे आज से जितनी भी लड़ाई देख लीजिए, समस्या का समाधान हमें आपसी विचारधारा, वैचारिक एकरूपता स्थापित कर, आदान प्रदान के द्वारा समस्या को समझ करके उसका हल ढूंढने से हो सकता है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? हम पानी के लिए लड़ते रहते थे, गांव में, खेतों में पानी के लिए लड़ते हैं, लेकिन पानी मेरे खेत में पहले जाएगा कि उसके खेत में पहले जाएगा। यही हाल नाटो का है, वहां का है। अगर वो नाटो की तरफ चला गया यूक्रेन, तो रसिया को तकलीफ हो रहा है कि यहाँ पर बेस बन जाएगा, नाटो का बेस बन जाएगा। वह साहब, मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह, सतनाम जोहार, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय बुनाम। आज के इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़ गए हैं। मैं सभी का बारी बारी से परिचय बताना चाहता हूं। आज के इस खास प्रोग्राम में हम उनका स्वागत करते हैं। अमेरिका से डॉक्टर कृपाल सिंह साहब का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर नरेश कुमार साहू जी जुड़ गए हैं, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत स्वागत है साहू जी।
हमारे साथ डॉक्टर टी.आर. खोटे साहब जुड़ गए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ संतोष साहू, एडवोकेट संतोष साहू साहब राष्ट्रीय मतदाता जागृति मंच के हैं और ओबीसी समाज के वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, संतोष साहू साहब का। और हमारे साथ आज और भी कई मेहमान जुड़ने वाले हैं, उन सभी मेहमानों का भी हम इस प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। और आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा पर हम सब हाजिर हुए हैं और जिस ढंग से दुनिया के तमाम देशों में सेंसेक्स किया जाता है, जनगणना की जाती है और प्रत्येक 11 वर्षों में भारतीय जनगणना की जाती है। ये शुरुआत अंग्रेजों के समय से चली आ रही है और उसके बाद में इस साल जनगणना अभी तक हो जाना चाहिए था कायदे से, लेकिन सरकार किन कारणों से इस जनगणना को शुरू नहीं कर पा रही है, ये सरकार की समझ है। तो हम आज इसी पर बारी बारी हम सभी मेहमानों से चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि साल भर इस मुद्दे पर, इस विषय पर विभिन्न जाति समुदाय के लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर पे अपनी आवाज उठाई है। उन्होंने जाति आधारित जनगणना की मांग की है, कई लोगों ने अपने धर्म कोड कर भी बात की है और वहीं आदिवासी समाज के लोगों ने अपने आप को जो सेंसेक्स में हिंदू धर्म थोपा जाता है, इस पर भी उन लोगों ने अपनी आवाज उठाई है। तो हम आज इस महत्वपूर्ण चर्चा पर जवाब सवाल सभी मेहमानों से लेंगे। उससे पहले मैं आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर एडवोकेट संतोष साहू साहब के पास जाना चाहूँगा। संतोष साहू जी, हम लोगों ने इस जनगणना के संदर्भ में पिछली बार भी दाऊ नंद कुमार बघेल जी को भी इनवाइट किया था, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। तो आज हम जनगणना के संदर्भ में महत्वपूर्ण चर्चा को लेकर, पहले सवाल के लेकर आपके पास जाना चाहेंगे। क्या भारत में जाति आधारित जनगणना जरूरी है? और भारतीय संविधान के अंदर में जो 3 कैटेगरी बांटा गया है, SC, ST, OBC, इन वर्गों को जिस ढंग से क्लासिफाइड किया गया है, लेकिन जनगणना के संदर्भ में जो अभी तक जानकारी आनी चाहिए, वो जानकारी अभी तक एक पारदर्शिता के रूप में होनी चाहिए। वो हमारे भारत के जनमानस के लिए महत्वपूर्ण भी है और जरूरी भी है। तो इस संदर्भ में मैं आपके पास पहला सवाल को लेकर जाना चाहूंगा कि जो बहुसंख्यक समाज है भारत के अंदर में, जो संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिया हुआ है और जो कैटेगरी में बांटा गया है, तो क्या जनगणना के संदर्भ में हमारे लोगों की जो मांग है उसको सरकार दरकिनार आखिर क्यों कर रही है और अभी तक इतना विलंब क्यों किया जा रहा है? संतोष साहू साहब। वाय साहब, मानवता पे अपनी बात रखने आए सभी विद्वान साथियों को नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। जैसा कि आपका सवाल है कि भारत में जनगणना अभी तक हो जानी चाहिए था, अभी तक ये नहीं हो पाया। ये बात सही है कि इस देश में जब अंग्रेज थे, भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तो भारत में 1871-72 में पहली बार जाति आधारित जनगणना का शुरुआत अंग्रेज की और हर 10 साल के बाद निरंतर भारत में जनगणना कराया गया है। और अंग्रेजों का इसमें अपना एक निजी लाभ था कि इस देश की व्यवस्था को समझकर अपने अनुसार यहाँ पे वो राज करें। तो उनको समझ आया कि इस देश में जाति है, हर आदमी अपने को अलग अलग जाति के दायरे में रखता है, बोलता है। हालांकि अंग्रेजों के समझ नहीं था कि भारत में जातियां क्या है, कब से है, क्यों है, और ये लोग एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं कि ये कौन सी जाति के कौन लोग हैं। फिर भी अंग्रेजों ने ये साहू जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, वो म्यूट है। चला। अभी 2011 का जनगणना हुआ और उस समय यूपीए का सरकार पे बहुत बड़ा दबाव बना कि भारत में एक बार जाति आधारित जनगणना कराई जाए। कौन जाति कहाँ खड़ा है, इसको एक बार चेक कर लेने में क्या हर्ज है। तो ओबीसी के जो सांसद लोकसभा और राज्यसभा में बहुत बड़े दबाव बनाए
तो यूपीए सरकार तैयार हुआ कि ठीक है हम जाति आधारित जनगणना कराएंगे, पर जाति आधारित जनगणना को 3 भाग में वो बांट दिए, अलग अलग विभाग को दे दिए और ये जनगणना कराया गया। उसका क्या आज तक रिजल्ट है, इस देश में कुल किस जाति की संख्या कितनी है, क्योंकि कहा गया था कि हम जाति आधारित जनगणना करा रहे हैं, पर अभी तक ये रिपोर्ट अप्राप्त है। अब 2021 आ गया, 2021 में जनगणना होना था, अब अभी 2022 आ गया। और ये बात सही है कि दुनिया में वैश्विक महामारी का एक बहुत बड़ा मामला खड़ा था, ये सही है, पर हम आशा करते हैं कि भारत सरकार बहुत जल्द भारत में एक बार जाति आधारित जनगणना कराए, क्योंकि जनगणना इसलिए आवश्यक है कि भारत के बजट में इस देश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, जनरल और धार्मिक अल्पसंख्यक ऐसे 5 वर्ग हैं, 5 समूह हैं। हर समूह का अपना पहचान है, पहचान के आधार पे उनकी संख्या है, तो उनको भारत के विकास में वो उत्तरोत्तर आगे बढ़े। और जब तक आंकड़ा नहीं होगा भारत के बजट में उनको किस आधार पे हिस्सेदारी मिलेगी। जैसे ओबीसी का बात आता है कि जब प्लानिंग कमीशन के पास ये बात जाता है कि ओबीसी के विकास के लिए बजट में प्रावधान किया जाए, उस समय सरकार के पास ये बात आता है कि इनका आंकड़ा नहीं है, और हर 10 साल बाद ओबीसी का आंकड़ा इकट्ठा करने की बात आती है, तो भारत सरकार आंकड़ा इकट्ठा करता नहीं। तो ओबीसी का विकास बिना पैसे का कैसे होगा? और अगर विकास नहीं हो रहा है, पैसे नहीं मिल रहे हैं, इसका मूल कारण है कि ओबीसी का सही आंकड़ा नहीं है सरकार के पास। तो ये आंकड़ा इकट्ठा करना भारत सरकार की जिम्मेदारी है, और अब तो ये राज्यों के जिम्मे भी ये छोड़ रहे हैं। तो आशा किया जा सकता है कि बहुत जल्द भारत में एक बार अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का, अनुसूचित वर्ग का और धार्मिक अल्पसंख्यकों का एक बार जनगणना हो जाए, और ये पता चल जाए कि इस देश में कौन से वर्ग के लोग, उस वर्ग में कौन कौन सी जातियां आज शिक्षा में कहाँ पहुंचे, नौकरियों में कहाँ पहुंचे, उनके पास जमीन कितना है, वो कितने उद्योग धंधे के मालिक हैं, और इस देश में उनकी अभी वास्तविक परिस्थितियां क्या हैं। जब तक ये आंकड़ा नहीं लाया जाएगा ये पता करना बहुत कठिन है। इसलिए मैं वॉइस ऑफ मानवता को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आप ऐसे समय पे भारत में जनगणना का जहां एक तरफ दबाव है, और ऐसे महत्वपूर्ण समय पे ये विषय लगाना कि भारत में एक बार जाति आधारित जनगणना की जाए। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि भारत में जाति आधारित जनगणना ओबीसी के लोग क्यों मांग रहे हैं। 1992 का जो जजमेंट आया है मंडल कमीशन के ऊपर, उसमें भारत का सुप्रीम कोर्ट 1998 जाति को ओबीसी माना, शेष जाति को ओबीसी माने ही नहीं। अगर जजमेंट के आधार पे ओबीसी का जाति आधारित जनगणना होगा तो भारत में ओबीसी 27-28% में आ जाएंगे, क्योंकि मंडल कमीशन की सूची में 3743 जातियां हैं। 3743 जाति का आंकड़ा 52% बता रहे हैं, और उसमें से 1998 जाति को ही अगर ओबीसी माना जाए, शेष जातियों को छोड़ दिया जाए, तो ये आंकड़ा 27-28% के करीब आएगा। इसी वजह से ओबीसी के लोगों का एक बात है, सरकार के ऊपर एक दबाव है, और उनका संवैधानिक अधिकार है कि हमारे वर्गों का एक बार जनगणना कराई जाए। इसमें हर्ज क्या है? तो ये बहुत जरूरी है कि भारत में एक बार जाति आधारित जनगणना भारत सरकार जल्द से जल्द कराए, ताकि ओबीसी के विकास का प्लान बनाया जा सके। इस देश में भारत सरकार के पास गाय कितने हैं, भैंस कितने हैं, अन्य जानवर कितने हैं, कितने वृक्ष हैं, अगर सभी का आंकड़ा है और उसके आधार पे प्लान वो बनाते हैं, तो ओबीसी जैसा एक बड़ा वर्ग भारत में जो आधी संख्या से भी ज्यादा है, इनका जाति आधारित जनगणना न कराना ओबीसी के साथ संवैधानिक रूप से बहुत बड़ा उनके साथ विश्वासघात हो रहा है, क्योंकि एक एक दिन हाथ से निकल रहे हैं। आज जो हक हमें मिलना चाहिए, जाति आधारित जनगणना नहीं हमारे पास, जाति के नाम पे हम उलझे हुए हैं, तो हमारा विकास कैसे संभव है?
तो इन बातों को लेके आपके द्वारा जो विषय लगाया गया ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी, हम बारी बारी के सभी मेहमानों के पास में आज की इस विचार पर चर्चा पर मंथन करेंगे। बहरहाल हमारा ये उद्देश्य लोगों के ऊपर में जन जागृति लाने के ऊपर में है, क्योंकि जिस ढंग से लंबे समय से एक आवाज उठने लगी है सेंसेक्स को लेकर, और लगातार दिल्ली के जंतर मंतर में भी आज भारत के करोड़ों आदिवासियों ने अपने हक अधिकार के लिए, अपनी जनगणना के लिए मांग भी किया है। तो मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ डॉक्टर नरेश कुमार साहू साहब जुड़ गए हैं। मैं उनसे भी आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर, क्योंकि ओबीसी समाज की जो सेंसेक्स की जो जनगणना है वो अंग्रेजों ने जो 52 समय में किया था, वही 52% को आजादी के इतने लंबे समय तक यही बताया जाता है कि 52%, लेकिन हर 11 साल में जब आंकड़ा आता है तो उसकी आंकड़ा का स्पष्टता सरकार अभी तक क्यों नहीं दे पाई है। ये अंग्रेजों के द्वारा की गई जनगणना को लेकर ही 52% की बात कही जाती है, और इस संदर्भ में ओबीसी समाज के लोग भी इतने सालों तक क्यों चुप रहे, क्यों अपने हक अधिकार के लिए आवाज नहीं उठाई। एक तरफ आदिवासी समाज के लोग दिल्ली जैसे राजधानी में जाकर जंतर मंतर में आवाज उठा रहे हैं, लेकिन ओबीसी समाज क्या ऐसा कारण है, जो कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी समाज है, जो उसके चुप रहने के पीछे कारण क्या है। तो मैं आज ओबीसी समाज से बिलोंग करने वाले डॉक्टर नरेश साहू जी से भी इस सवाल को लेकर, जो अभी संतोष साहू जी ने भी अपनी बात रखी है, उस संदर्भ में बात रखते हुए मैं आज की इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए और मंथन के लिए नरेश साहू जी को मैं आमंत्रित करता हूं, डॉक्टर साहब को, कि डॉक्टर साहब आए और अपने विचार रखें। तो छत्तीसगढ़ में भी ओबीसी समाज का एक बहुत बड़ा तबका स्थित है, और पूरे भारत के संदर्भ में अगर देखें तो एक बहुत बड़ी इसके अंदर डॉक्टर नरेश साहू जी, आवाज नहीं आ रहा है क्या? आवाज नहीं आ रही? बहुत बहुत धन्यवाद सर, जगदीश सर, रेस्पेक्टेड खुटे सर, एडवोकेट साहू जी, जगदीश सर और साथियों जुड़े हुए जो साथियों, आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जोहार। दरअसल भारत में पूरा का पूरा खेल सामाजिक न्याय व्यवस्था, या भारत में पूरा जो सामाजिक ताना बना है वो जातियों पे ही टिकी हुई है, और जिधर अन्य पिछड़ा वर्ग जिस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे वहीं पूरा देश और समाज उधर ही शिफ्ट हो जाएंगे। आज अन्य पिछड़ा वर्ग अपने आप को जो हिंदू मान रहे हैं, तथाकथित लोग हिंदू मनवा रहे हैं या मान रहे हैं, तो एक चाहे भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स करे या कांग्रेस भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो इसके पीछे ओबीसी वर्ग की बड़ी भागीदारी है। 1931 के बाद या जो भी उसके बाद 41 के बाद से जनगणना का कार्यक्रम एक तरह से बंद किया गया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में आर्टिकल 340, उसके बाद 41, 42 ओबीसी के 340 का भी प्रावधान रखा अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, लेकिन उसमें आरक्षण की बात की तो आरक्षण का कलेक्टर कमेटी बनी। उस कमेटी में भी गोलमोल जवाब दिया कि भाई हमारे पास आंकड़ा नहीं है। मंडल कमीशन बना, मंडल 1, मंडल 2, तो मंडल कमीशन में भी वही मामला था कि भाई आंकड़ा नहीं, तो आंकड़ा जुटाया गया। आंकड़ा जुटाने के बाद लास्ट में 27% आरक्षण केंद्र सरकार दे दिए। आरक्षण शिक्षा में और सरकारी नौकरियों में। मैं नरेश कुमार तेली, मैं खुद तेली जाति से आता हूं और मैं ओबीसी का सर्टिफिकेट है, मैं ओबीसी वर्ग में आता हूं। मैं जब एमफिल किया, मास्टर ऑफ फिलॉसफी फिर डॉक्टरेट भी किया, तो एमफिल के साथ पीएचडी भी किया, तो मैंने अन्य 27% आरक्षण से महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र से मैंने एमफिल किया, पीएचडी किया और डिप्लोमा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली से किया। तो ये जो डिप्लोमा के साथ साथ एमफिल और पीएचडी से महत्वपूर्ण, एक तरह से दुनिया का सबसे हाईएस्ट डिग्री कहा जाती है, वो मुझे संवैधानिक मूल्यों के कारण और 27% आरक्षण के कारण मिला। और उस आरक्षण के कारण मैं अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में जाने का मुझे मौका मिला, केंद्रीय विश्वविद्यालय में जाने का मौका मिला, डीयू, जेएनयू, हैदराबाद और कई जगहों पे आना जाना हुआ। तो वहाँ जा करके मैंने देखा और उस आरक्षण का लाभ मुझे मिला कि मैं वहाँ जा करके चमारों के साथ, महारों के साथ, भंगियों के साथ
नऊ के साथ, लोहार के साथ, अहिर के साथ, गढ़िया के साथ, सतनामियों के साथ बैठना उठना शुरू किया, जानना शुरू किया जाति व्यवस्था, जाति सिस्टम। और मैं तो सेंटर फॉर दलित एंड ट्राइबल स्टडीज सेंटर से ही, बाबा साहब अम्बेडकर सेंटर फॉर दलित एंड ट्राइबल स्टडीज सेंटर से पढ़ाई किया, एमफिल भी, पीएचडी भी। लेकिन अल्टीमेट ये है, जब हम उच्च शिक्षा में जाते हैं तो उच्च शिक्षा में जाते हैं तो आज एक बड़ा तबका उत्तर प्रदेश और बिहार से बड़े तबका जो अहिर है, यादव है, वो तबके आरक्षण का लाभ मिला। और आरक्षण का लाभ मिलने के बाद इंटेलेक्चुअल वर्ग में आए, बौद्धिक वर्ग में आए, और वो समतामूलक समाज स्थापना में अपनी बड़ी भागीदारी निभा रहे हैं। वो सभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, फूले, साहू जी की परंपरा में आ रहे हैं और सामाजिक न्याय की लड़ाई की बात कर रहा है जी। तो जाति जनगणना तो हमारे पास पहले से भी मौजूद है कि हम इतना परसेंट है, लेकिन केंद्र ने जो 27% हमको रिजर्वेशन दिया, तमिलनाडु सरकार ने तो उसको बहुत आगे बढ़ाया और लंबा ओबीसी के लिए ज्यादा आरक्षण का वहां प्रावधान है। लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तो और झारखंड में तो था ही नहीं, 27% भी नहीं था। तो भूपेश बघेल की सरकार ने एक अध्यादेश लाया कैबिनेट से कि भाई इसको देना है, आरक्षण का लाभ देना है, 27% पिछड़ों को देना है। तो कुणाल शुक्ला और एक ब्राह्मण, 40-45 ब्राह्मण गए और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में यहाँ याचिका दायर कर दिया कि भाई पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इसका मूल्यांकन नहीं है कितना परसेंट है, स्टेट छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। और हाई कोर्ट तो मुंह खोल के बैठे थे कि आए और हम उसको रोक लगा दिया गया। तो पूरा कहानी यही है। अब अन्य पिछड़ा वर्ग की तो हमारी मान्यता यह है कि 55 से 56-57% पिछड़े वर्ग है आज के समय में। भाई ब्राह्मणों का जो 10% जो ईडब्ल्यूएस सवर्ण आरक्षण जो दिया गया है, एक दिन लोकसभा में, एक दिन राज्यसभा में पारित हुआ और उसके बाद राष्ट्रपति की साइन हुआ और मुहर लग गया, 10% आरक्षण मिल रहा है बेधड़क। अभी दिल्ली हाई कोर्ट में एक वैकेंसी आई, दिल्ली हाई कोर्ट की बात है, ST/SC का कॉलम आया, ओबीसी कॉलम गायब है, ओबीसी का सीट ही नहीं है। बहुत जगहों पे ओबीसी का सीट ही नहीं दिया जाता है। ओबीसी का केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, स्टेट गवर्नमेंट के विश्वविद्यालय में ओबीसी के प्रोफेसर ही नहीं है। तो दरअसल ओबीसी कम्युनिटी तो श्रमण संस्कृति के हम लोग हैं और बहुत क्रियाशील, बहुत सृजनात्मक कम्युनिटी है। तो वो सृजनशीलता को संवैधानिक अधिकार के तहत, मूल्य के तहत लाया जाए, क्योंकि हम जनगणना कराएंगे तो फिर से अधिकार की बात होगी, हम इतना परसेंट है तो हमारा अधिकार इतना परसेंट। तो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और मनुवादी और ब्राह्मणवादी तत्व के लोग नहीं चाहते कि पिछड़े वर्ग की जाति जनगणना, पिछड़े की जाति कितना हो ये सामने हो। कितने कुत्ते हैं, कितने बिल्ली हैं, कितने हाथी है, कितने गाय है, कितने भैंस है, कितने कैंसर पेशेंट है, कितने शुगर पेशेंट हैं, कितने टीबी है, कितने रेडियो, कितने मोबाइल है, इसकी गणना है जी। लेकिन जो सामाजिक न्याय व्यवस्था के लिए जो जनगणना करनी चाहिए उसकी जनगणना नहीं हो रही है। उसमें ओबीसी कम्युनिटी भी बड़े जिम्मेदार हैं जी। ओबीसी कम्युनिटी के जितने भी पॉलिटिशियन है या जितने भी नेता है या समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, वो कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। 2021 में, हर 10 साल 11 साल में जनगणना होना है, 2011 के बाद 2021 में होना था, आना था, अभी तक नहीं हो पाया है। और ओबीसी को तो यहाँ 14% आरक्षण मिल रहा है, एमपी में भी नहीं मिल रहा है। तो ओबीसी कौम ऐसा काम है कि उसको खेती किसानी में ही व्यस्त है, थोड़ा बहुत कुछ बिजनेस कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास नहीं हो पाया ओबीसी समाज। जबकि ओबीसीओ का बड़ा लंबा इतिहास है, बुद्ध से लेके फूले, साहू जी महाराज, वीपी मंडल जैसे इंटेलेक्चुअल बड़े कम्युनिटी के लोग आए। तो ये जनगणना नहीं कराने के पीछे कहानी ये है कि जनगणना कराएगा तो हम अपने मैं नरेश कुमार साहू तेली कम्युनिटी से आता हूँ, वो अन्य पिछड़ा वर्ग से आता हूँ। तो जनगणना होने से हमको एक तरह से पूरा मूल्यांकन हो जाए कि मैं कितने, हम लोग तेली कितने हैं, कुर्मी कितने हैं, नाई कितने हैं, लोहार कितने हैं, अहिर कितने हैं। वो आएगा फिर अपने अधिकार की भी बात करेगा, मांग करेगा, मानवाधिकार की मांग करेगा। तो ये मांग को रोकने के लिए, मानवाधिकार इसको ना मिले, इसके अधिकार ना मिले, इसके लिए जो है ब्राह्मणवादी तत्व तो ये चाहते ही हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग जो है वो सोए रहे और कुछ ना करे, वो मानसिक गुलाम बन के बैठे रहे। हिंदुत्व की पराकाष्ठा है जो हिंदुत्व के झंडा बदा रहे हैं, हिंदुत्व को बुलंद करें। इसीलिए भी जो अछूत जातियों की जो निर्माण किया गया ब्राह्मणों ने,
तो वो इसीलिए भी किया गया कि ये अनुसूचित जाति के लोग ओबीसी से टच मत आए। क्योंकि मेरी जो मान्यता भी ये है इस मामले में, जनगणना के साथ साथ में जातिगत जन मामलों में भी कुछ बात रखना चाहूंगा जगदीश सर, कि ये अछूत बनाने के पीछे भी कहानी ये है कि जी साहू जी, मैं आपको इसलिए रोकना चाहूंगा कि हमारे साथ और भी बुद्धिजीवी लोग हैं, उनकी मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। हम दोबारा आपके पास लौटेंगे। बहुत शुक्रिया, आपकी बातें, बहुत सारी बातें आ गई है। मैं आपके पास फिर से लौटूंगा और आपके पास इस सवाल को पूरा करने के लिए रिक्वेस्ट भी करूंगा। मैं इस संदर्भ में हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, मैं खुटे जी को निवेदन करूंगा कि खुटे साहब, इस जनगणना के संदर्भ में अभी 2 ओबीसी समाज के लोगों ने अपनी बातें रखी है, और ये संविधान में जो बाबा साहब ने प्रावधान निरूपित किया था कि तो उस आधार पे हमारे जो लोगों को आजादी के इतने सालों बाद भी अपने हक अधिकार की जानकारी नहीं मिल पाना, सेंसेक्स में डाटा कलेक्शन नहीं हो पाना, ये इसको किस तरह से देखते हैं के आर खुटे साहब? मैं मानवता चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने ये ज्वलंत विषय है, ये बहुत ही भारत का बहुत ही संबंधित ऐसा विषय है जिस पर चर्चा इतना जबरदस्त होनी चाहिए, लगातार आए दिन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अभी आपने संतोष साहू जी ने बोला 1881 से जातिवार जनगणना शुरू हो गया, 1881 से जी। और 1931 में लास्ट डाटा जातिवार जनगणना का। 1931 के आधार पर जो डिप्रेस क्लास को 22.5% जो मिला है रिकॉग्निशन पे जो मिला, तो उस समय 22.5% उनकी जनसंख्या थी। उसी आधार पर SC ST को बाद में SC ST हो गए डिप्रेस क्लास से, वो बाद में 1946 के बाद में ये SC ST में 2 भाग में चला गया। और वो 1950 के जो आर्टिकल बना तो उसमें ये बात आ गई कि 22.5% है तो 22.5% इनको मिलना चाहिए। आज भी शेड्यूल कास्ट को 15% ऑल इंडिया में, और शेड्यूल ट्राइब को 3.5% मिलता है, क्योंकि उनकी जनसंख्या, उनकी जनगणना की गई है। लेकिन ओबीसी की बात काका कालेरकर कमीशन ने भी उसी ने टाल दिया गया, जनसंख्या को आधार बनाया गया और उस समय टाल दिया गया। नेहरू ने तो उसमें लिख दिया कि जब तक इसको कोई मांगे नहीं ओबीसी का, तब तक इसको दिया ना जाए। मंडल कमीशन आई, मंडल कमीशन उन्होंने 3,743 जातियों का आंकड़ा बनाया गया और उनका जनगणना जो आधार पुराना डाटा था उसी आधार को लेकर 52% आबादी बताया। और क्योंकि पार्लियामेंट जो सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट था कि ओवरऑल आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसा एक ये था। तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने 52% लोगों के लिए 27% का सिफारिश किया, क्योंकि अगर 27 से अगर एक्स्ट्रा कर देते 22.5 ये है तो 49.5 हो जाते हैं। अगर मान लो और ज्यादा कर देते 52% सिफारिश करते तो ये इसी को बोल देते कि भाई संख्या 50 से ज्यादा हो रहा है, ऐसे ही रद्द हो जाता। तो इसलिए उन्होंने बड़े टेक्निकल ढंग से बिंदु प्रसाद मंडल ने टेक्निकली समझते हुए कि 52% लोगों के लिए 27% का सिफारिश किया ताकि इसको रिजेक्ट ना हो सके। सुप्रीम कोर्ट इसको फिर भी लागू नहीं हुआ, वो यहाँ वहाँ घूमता रहा और 1992 पे ये लागू होने की बात की गई। वीपी सिंह आए और वीपी सिंह को आनंद फानंद में वीपी सिंह को करना पड़ा 7 अगस्त को, और उसकी तो लंबी कहानी है। 7 अगस्त को होने के बाद भी, घोषणा होने के बाद फिर 13 को नोटिफाई हुआ और होने के बाद, लेकिन वो तुरंत के तुरंत वो आंदोलन में चला गया और सबसे ज्यादा ओबीसी के लोगों ने इसको ऐसा बताया गया ये SC ST की बात कहा गया। आरक्षण था 27% ओबीसी के लिए, लेकिन बोला गया ये SC ST के लिए आरक्षण की बात है, ऐसा करके कंफ्यूजन किया गया और ओबीसी के लोगों ने उस आरक्षण का विरोध किया। ये बड़े कमाल की बात है जी उस समय का। और
लेकिन इसी बीच में मंडल कमीशन चल गया। मंडल कमीशन के बदले में उन्होंने कमंडल ले आया। कमंडल को लेके घूमने लगे और हमारे जो ओबीसी के भाई लोग थे उनको कमंडल में फंसा दिया गया। कमंडल में बोला कि भाई नहीं, तुम इस जन्म में मत सोचो, अगले जन्म में सोचो। इस जन्म में तो तुम लोग बहुत अच्छे हो, सेवादार बने रहो, अगले जन्म में तुम्हारा हम कल्याण करेंगे, क्योंकि पुनर्जन्म का कहानी है हिंदू व्यवस्था में। तो उसमें उनको उलझा करके कमंडल में फंसा दिया गया। लेकिन मामला चला, उसमें सुप्रीम कोर्ट में बात चली और क्रीमी लेयर घोषित होकर के 1995 में जाकर के लागू हुआ। वो भी शिक्षा और नौकरी में, पूरा इसमें लागू नहीं हो पाया। आज अभी आरक्षण, क्योंकि जनगणना का डाटा बना लेकर के आधार बनाकर अभी भी इनको पॉलिटिकली इग्नोर किया जाता है। अभी भी 50%, देखिए अगर SC ST OBC को 49% हो गया तो बाकी शेष कौन खा रहा है? बाकी शेष खा रहा है 15% लोग। जो सवर्ण है 15%, उनको 50% हिस्सा खा रहे हैं। ये बातें SC ST को 15%, 22.5 मिल गया, लेकिन OBC को अभी भी 27% ही बात चल रही है। और उसके लिए भी केस चला रहे हैं, उसको भी रोकने की तैयारी चल रही है। इसीलिए आज OBC के लोगों ने आज वहां पर चर्चा चला, बिहार में भी बहुत हल्का हुआ और राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से जाके मिल के आए। उत्तर प्रदेश का भी चुनाव का एक इशू है कि जैसे ही अगर सपा सरकार आती है, गठबंधन का सरकार आता है, तो जातिगत जनगणना करवाया जाएगा, ये उन्होंने घोषणा किया। क्यों किया? अगर जातिवार घोषणा हो जाएगा तो आज 15% लोग या EWS बन के, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन दिखा करके 10% आरक्षण लागू हो गया, उनका 10% तो पक्का हो गया, और बाकी अलग से और 40% खा रहे हैं। तो ये उनके लिए डर है कि अगर ऐसा हो गया तो OBC जाग जाएगा और सवर्णों की जो हिस्सादारी है वो कम हो जाएगी। जो ये तमिलनाडु में देखा गया, तमिलनाडु में 69% उस जमाने में दे दिया गया। उस समय 50% वाला क्राइटेरिया का कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन छत्तीसगढ़ में असर पड़ गया। छत्तीसगढ़ में 27% ये लाया, तो इस छत्तीसगढ़ में उनको लोग कोर्ट में चले गए और कोर्ट में जाकर रोक दिए। लेकिन वही तमिलनाडु में, क्योंकि सरकार चाहे तो सरकार अपनी डाटा दे सकता है। अगर भूपेश सरकार अगर चाहती तो वो डाटा बना करके दे सकती है कि यहाँ पर 95% लोग SC ST OBC है, जिसमें 44% SC ST है और बाकी OBC है। ये दे सकता है, लेकिन डाटा दिया नहीं। आज भी यहाँ पर मात्र 3.5% से 4% सवर्ण है यहाँ, लेकिन इनको कोई हिस्सादारी नहीं है। ये डाटा हमें जानकारी चाहिए। ये जानकारी तब होगा और जब तक जातिवार जनगणना नहीं होगा, डॉक्यूमेंट्री हम भाषा से जानते हैं कि मेरी इतनी संख्या है, हम उतना परसेंट है, उतना परसेंट है, हम ये सब बातें बोलते हैं, बोलने को हम सब बोलते हैं, लेकिन इसका आधार के ऊपर में हमारे पास डॉक्यूमेंट्री कोई आधार नहीं बना पाए। और डॉक्यूमेंट्री आधार बन जाएगा तो इनकी मांग जायज हो जाएगी, और तब उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से लेकर हर रिप्रेजेंटेशन में उनको मौका मिल सकता है। ये OBC के लिए ज्यादा जरूरी है। अगर उनको डाटा, क्योंकि 36 शेड्यूल ट्राइब को 22% ही मिलता है, वो भी 22% भी लागू नहीं करते ठीक से, वो भी उसका हिस्सा भी खा जाते हैं। 8% अभी तक लागू हुआ आरक्षण, 8% से ज्यादा अभी तक लागू नहीं हो पाया है 22 में से। आप जान के ताज्जुब करोगे, अभी भी उनका हिस्सा भी खा रहे हैं, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड में तो आ गया। कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4 में फुल आरक्षण मिलता है, लेकिन कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में अभी भी आरक्षण को 4% से 5%। अभी कुछ दिन में कुछ एरिया में कैटेगरी 2 में क्लास 2 ऑफिसर में 8%, 7%, 8% गया है, लेकिन अभी क्लास 1 में अभी भी नहीं है। क्लास 1 में केवल जो सेंट्रल सर्विसेज को छोड़ करके बाकी नहीं है। अभी तो निजीकरण हो गया तो और भी गया। तो मेरा कहने का मतलब
ये जो इसीलिए आनंद फानन में निजीकरण की ओर चला गया। ये जो भाजपा सरकार है आनंद फानन में निजीकरण की ओर गया ताकि लोग डिमांड ही मत करें, इसके पहले डिमांड करें, इसके पहले आरक्षण की डिमांड करें, इसके पहले निजीकरण करें पब्लिक सेक्टर को, तो एम्प्लॉयमेंट की चांस ही खत्म हो जाएगी। ये बहुत सारा खेल चल रहा है। इसीलिए जातिगत जनगणना जरूरी है ताकि उनको शिक्षा ही नहीं, सर्विसेज ही नहीं, राजनीति में भी, सत्ता में भी भागीदारी बराबर चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये बात होना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया बड़े साहब, आपकी बात मूल बनाया गया, निचोड़ के संदर्भ में बातें आई है। मुझे लगता है संतोष साहू साहब और हमारे जो डॉक्टर नरेश कुमार साहू जी हैं उनको भी इस चर्चा के लिए जो अभी खुटे साहब ने बात रखी है वो कुछ समझ में आया होगा। बहरहाल ये मंथन की बात है और चर्चा की बात है, क्योंकि सरकार आज तक एक ईमानदारी से, जो एक पारदर्शिता के रूप में जो सेंसेक्स को जिस ढंग से अंग्रेजों ने चलाया 1931 तक, तो उस संदर्भ में इधर जो सेंसेक्स हुआ वो कहीं ना कहीं हमारे जो बहुसंख्यक समाज के लोगों के लिए, जो बाबा साहब ने आज़ादी के बाद में संविधान बनाया और लोगों को कैटेगरी में बांटा, उसके बाद में जो आंकड़ा हमारा डेटा आना चाहिए था बहुसंख्यक समाज के लोगों के लिए, उसमें कहीं ना कहीं जागरूक वर्ग के लोगों ने इसको गुमराह करने की कोशिश की और ये गुमराह करने की कोशिश लगातार अभी तक भी जारी है। मैं इस चर्चा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जो सेंसेक्स किया जाता है, ये नहीं कि भारत में ही सेंसेक्स किया जाता है, विश्व के वैश्विक देशों में भी पारदर्शिता पूर्व सेंसेक्स किया जाता है, ताकि वहाँ की जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तमाम व्यवस्थाएं उस सेंसेक्स डाटा के आधार पर ही की जाती है, क्योंकि डाटा बहुत। तो मैं डॉक्टर कृपाल सिंह साहब बहुत देर से हमारे तीनों मेहमानों की चर्चा को सुन रहे हैं। कृपाल सिंह साहब, जो अमेरिका में आप रहते हैं इतने लंबे समय तक और एक वैश्विक देश कहा जाता है, विकसित देश कहा जाता है, तो सेंसेक्स के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में और अमेरिका के संदर्भ में आपकी तुलनात्मक प्रतिक्रिया हम जानना चाहते हैं, जो हमारे अभी तीन मेहमानों ने बातें रखी है। कृपाल सिंह साहब। थैंक यू जी। माय ब्रदर्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, भाई खालसा, भाई फतेह। आप सब आवाज सुन रही है मेरी? आवाज आ रही है। अच्छा, ठीक है। देखो, जो सेंसस है ना, वहाँ अमेरिका की बात मैं आपको दसता हूँ। मैं इंग्लैंड में भी रहा हूँ, तो कनाडा भी थोड़ी बहुत मेरे को वाकफियत है। देखो, जो सेंसस है, दिस इज द बेसिक requirement. Fair census, proper census is the basic requirement before really a fair kind of government or sharing of resources can take place. All the recruitments in the services and all the economic incentives, the university education and social welfare programs, all they are dependent on the census. So the manipulation in the census can cause a lot of damage to the different communities. So इससे बहुत सावधान होने की जरूरत है। इसलिए बहुत मेहनत से ये सेंसस के जो डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं, नहीं तो ये प्रॉब्लम, जैसे हमारी एशियन की संख्या है यूएसए में। जब मैं आया था इस कंट्री में आज से 45 साल पहले, वहाँ कोई लेस देन 2 मिलियन थी। अब वही जो संख्या है हमारी बढ़कर तकरीबन 20 मिलियन के आले दुआले हो गई है, आउट ऑफ विच जो बल्कि ज्यादा ही है उससे, आउट ऑफ दैट द पॉपुलेशन ऑफ एशियन इंडियंस वो है तकरीबन 7-8 मिलियन हो गई है। और साथ साथ उससे हमारी जो एजुकेशन और द पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक वेल-बीइंग एंड सोशल प्रोग्राम्स एंड ऑल दैट, द aid from the government comes from tax sharing at a state level, federal level, at all levels, is based on the document, the census.
So any government which does not produce census and goes on, they really are holding on to the power in a wrong way and not giving a chance for ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ the real ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਡਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਸੈਂਸਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਂਸਸ ਰਿਕੁਆਇਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਸੈਂਸਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ they are done in a many different ways ताकि एक जड़ी कम्युनिटी है जो अपनी चालाकी दे, जैसे ब्राह्मण लोग हैं हम हिंदुस्तान में, वो डोमिनेट करते हैं सर्विसेज में भी और जो फेडरल जॉब्स हैं उनमें भी, सब पासे वो अपनी जो है उसको क्योंकि पावरफुल पोजीशन में है उसको आगे लेके जाते हैं और दूसरों को put in their eyes by manipulation through delay tactics or through adding something in a subsection or some other ways, you know, ताकि दूसरे लोग जो है प्रोग्रेस ना कर सकें। कहने का भाव ये है कि इस सेंसस को हमारे लोगों को समझाकर बहुत जरूरी है कि वो सवाल जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रही है हो रही है सेंसस में, पूरी तरह उसको अच्छे तरीके से दस्या जाए। आप फॉर एग्जाम्पल कहें हम सतनामी है और सतनामी लिखते नहीं वहां, उसकी काउंट ही नहीं हो रही, व्हाट विल दैट गो? वो तो लेट्स से दैट गोज इन अंडर द हिंदूज, दैट वो उनको सब पावर चली गई, पर जो कम सतनामी देयर विल बी नो रिसोर्सेज फॉर देम, क्योंकि उन्हें अपनी आइडेंटिफिकेशन ना होने करके उन्होंने अपने आप को ही कमजोर कर दिया। तो हमारी आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। लाइक फॉर एग्जांपल सिखों की बात सुनो, सिख आमतौर पे कहे जाते हैं कि 2% है इंडिया में, पर एक्चुअली वो 2% नहीं, 2% से कितनी ज्यादा है। जब आप उनके ऐड करें, सिकलीगर लोग हैं, बंजारे लोग हैं, कुछ सतनामी लोग हैं, कुछ और लोग हैं, जो उन सबको ऐड कर दिया जाए, उनकी तो बात जो है वो goes into more than 100 millions, and but that's not how it comes in the census. That's not how it comes in the 8 से 10 दिन चला जाएगा when it comes to job recruitment and all that। हाँ जी, वो गलत इनकम्युलेटिव, यस, वो गलत होने से वो फिर वही उनके ऊपर असर पैदा है जहाँ पावर शेयरिंग में और रिसोर्सेज शेयरिंग में। बस यही बात मैं कहना चाहता हूँ। मतलब कुल मिला के अगर ये कहें डॉक्टर साहब की विश्व के तमाम देशों में पारदर्शिता पूर्वक डाटा का संकलन किया जाता है और ये ईमानदारी से किया जाता है। जगदीश जी, मैं डॉक्टर साहब ने जो बोला है, कृपाल साहब ने, बहुत ही सटीक इंफॉर्मेशन। एक्चुअली इसका एग्जैक्ट डाटा अगर होने से जो बजटिंग है और सारा चीज है और डेवलपमेंट है, इन सब पे ऊपर असर पड़ता है। हमारे पास आज वो डाटा नहीं, इसीलिए इन लोगों ने जानबूझ करके इस डाटा को एवॉइड किया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने जो बोला है आज, और खास करके अमेरिका में जो निग्रोस लोगों के लिए, ब्लैक लोगों के लिए जो इतना डाटा जो किया गया है, पूरा एक डाटा उनके पास है और इसी के बेसिस से उनको परसेंटेज मिलता है, उनको हिस्सा मिलता है, हर जगह मिलता है। और ये जरूरी है। इंडिया में अभी तक इससे बचा गया क्योंकि इनमें जो चालाक वर्ग के लोग, वो चालाक वर्ग के लोग किसी भी तरह से वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको सब चीज मिला हुआ है। उनको पॉलिटिक्स में मिला हुआ है, इकोनॉमिक्स में उनको मिला हुआ है, जमीन लैंड में मिला हुआ है, नौकरी में मिला हुआ है। इन ईच एंड एवरी फील्ड कल्चरली वो कंट्रोल कर रहे हैं। वो क्यों आपको बताएंगे डाटा? अगर डाटा बताएंगे तो आप तो हिस्सेदारी मांगोगे, शेयरिंग मांगोगे। इसीलिए वो हिंदू कह करके आप लोगों को टाल रहे हैं।
जी हिंदू के नाम पर वो, मैं आज ही एक मैं बहुत अच्छा वीडियो देखा मैंने, वो अपने वो हिंदू शब्द को कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये हिंदू के नाम पर हमें ब्राह्मण अपने आप को हिंदू कभी नहीं मानता था, लेकिन उनको जानबूझ करके इसको हिंदू बहुसंख्यक बनाकर इनके ऊपर शासन करने के लिए उन्होंने अपने आप को हिंदू कह दिया। और लेकिन अभी भी आप किसी ब्राह्मण से हिंदू होगा कहोगे तो वो नहीं बोलेगा मैं ब्राह्मण हूँ, बोले ये टेक्निक है, इसको सीखो। तो मेरा ये बात था। थैंक यू, बहुत शुक्रिया खुडे साहब। हम और भी मेहमानों के पास में लौटेंगे। हमारे साथ एक नए मेहमान है राजेंद्र सिदार जी, कहीं से जुड़ गए हैं, वो अपनी परिचय बताएं और हमारे स्क्रीन पे आ जाएं। सिदार जी, हेलो, हमें सुन पा रहे हैं सिदार जी? राजेंद्र जी, उनका लिंक हमारे साथ आया है लेकिन वो किसी कारण से हमें नहीं सुन पा रहे हैं। तो बहरहाल मैं आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर अभी तक सभी मेहमानों ने अपनी अपनी बातें रखी है। मैं डॉक्टर राजेंद्र साहू जी के पास में फिर से जाना चाहूंगा, क्योंकि इसमें एक दो खास मेहमान जो ओबीसी कम्युनिटी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और काफी बुद्धिजीवी हैं। मैं डॉक्टर राजेंद्र साहू जी के पास में तमाम मेहमानों की प्रतिक्रिया के बाद में उनसे इस संदर्भ में जानना चाहूंगा कि आखिर में जो पिछड़े वर्ग के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, टैलेंट लोग हैं, वो क्या सोचते हैं सेंसेक्स के संदर्भ में, और अपनी स्पष्ट जो डाटा हमारे पास में इंडिया पे नहीं आया है, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, इस संदर्भ में समाज के लोगों का क्या सोचना है, क्योंकि आप लोग उसी समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, तो समाज के प्रति लोगों की नैतिक दायित्व भी है और ये संविधान में मौलिक अधिकार भी है। तो इस पर मैं दोबारा आपकी प्रतिक्रिया के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि सभी मेहमानों ने इस पर बातें रखी है, तो मैं दोबारा आपसे इस संदर्भ में आपका रिप्लाई जानना चाहता हूं। साहू जी, राजेंद्र साहू जी, हमें सुन पा रहे हैं? नरेश साहू, डॉक्टर नरेश साहू। डॉक्टर नरेश साहू जी। हाँ, मैं सुन रहा हूँ सर जी, आप अपनी बात रखें दोबारा। हाँ सर, कि आप लोगों में, अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों में, पहले खुटे साहब आरक्षण को लेकर जो बात, खुटे सर ने जो बातें कही आरक्षण को लेकर के, कि पहले तो मैं भी पिछड़े वर्ग के आता हूँ, पिछड़ों से अच्छा संबंध है, तो आरक्षण को एसटी एससी के लिए ही मान के चलते थे। और ब्राह्मण कम्युनिटी ये बोल के रखा गया कि भाई ये आरक्षण से एसटी एससी ओबीसी के लोग बहुत आगे आ रहे हैं और तुम लोग पीछे चले जा रहे हो, जबकि ओबीसी को सर्वाधिक 27% आरक्षण दिया गया है संवैधानिक, मतलब केंद्र द्वारा, मतलब मंडल रिपोर्ट के बाद। तो आरक्षण के मायने इतना घटिया ढंग से हमको प्रस्तुत किया गया भारतवर्ष में। आरक्षण से अगर कोई डॉक्टर पैदा होता है तो उसको लगता है कि किडनी फाड़ देगा, आरक्षण से अगर कोई इंजीनियर है तो लगता है कि पुल तोड़ दे, आरक्षण से अगर कोई प्रोफेसर बनता है। हेलो, आवाज आ रही है? बोले जी, अपनी बात रखें। हाँ, तो आरक्षण से अगर कोई इंजीनियर अगर पुल बना रहा होता है तो उसको लगता है कि ये पुल टूट जाएगा। अभी भी आरक्षण को लेकर एक रिपोर्ट छपी है उत्तर प्रदेश से कि यूक्रेन जो गए हैं तो एक फैमिली ब्राह्मण कम्युनिटी, दुबे पे कम्युनिटी का ये आरोप है कि आरक्षण की वजह से हम अपने बच्चों को यूक्रेन भेजे। यहाँ एसटी एससी और ओबीसी आरक्षण के कारण जो है हमारे बच्चे 97% पाए थे, उसके बावजूद भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया मेडिकल में, इसलिए जो है हमको यूक्रेन और अन्य देशों में भेजना पड़ रहा है। ऐसा आर्गुमेंट वो समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं। और आज भी ओबीसी वर्ग की गाइडलाइन करने वाले ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग हैं। ब्राह्मण ही ओबीसी समुदाय को श्रीमद् भागवत पुराण के माध्यम से, गीता के माध्यम से, रामायण के माध्यम से या किसी भी माध्यम से उनके सलाहकार के रूप में आज भी जाते हैं, मानते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक जो तमाम तरह के संस्कार हैं ओबीसीओ का, उसके पीछे वो कहीं ना कहीं वो ब्राह्मणों से ही फॉलो करते हैं, उनकी गाइडलाइन लेते हैं। तो ब्राह्मण कम्युनिटी पिछड़ों के मन में ये बात डाल कर रखें कि ये एसटी एससी आपका दुश्मन है, आपका हक अधिकार एसटी एससी खा रहे हैं। ये भ्रम अब धीरे से टूटना शुरू हुआ है।
अखिलेश यादव का भी हम पहला टर्म देखते हैं, मतलब तो इसी में जोड़ूंगा सर, मैं पिछड़े वर्ग से हूँ तो अखिलेश यादव के संदर्भ में भी कुछ बात रखना चाहूंगा इस कड़ी में। अखिलेश यादव जब पहले समय आया तो संत रैदास जिला था उसको बदल दिया गया। अब बहुत सारे जो निश्चित तौर पे सड़क, बिजली, पानी में अखिलेश यादव ने इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में सड़क और तमाम तरह के मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बड़ा काम किया था अपने 5 साल तक, लेकिन सामाजिक मूल्यों में उस तरह से काम नहीं कर पाया था। जब वो सीएम पद से उतरा, योगी ने जब उसके सीएम हाउस को गंगा जल से धुलवाया और उसके सिक्योरिटी वगैरह हटवाया, तब वो अखिलेश यादव, आज का अखिलेश यादव, वो बोल रहा है कि मैं अहीर हूं इसलिए तुम मुझसे प्रश्न कर रहे हो। अंजना ओम कश्यप जो आज तक की न्यूज एंकर को बोल रहे हैं और लगातार मुखर होकर बातचीत कर रहे हैं, अपनी जाति को लेकर बात कर रहा है। और अखिलेश यादव के साथ साथ ओम प्रकाश राजभर और भी उसके अलायंस के लोग हैं, जयंत चौधरी वगैरह तमाम तरह के लोग हैं, अपने घोषणा पत्र में ये बात रखा कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे सभी जातियों का। तो दरअसल भारत में समाज शास्त्र की बात करने का मतलब होता है जाति शास्त्र, भारत में एंथ्रोपोलॉजी की बात करने का मतलब होता है जाति की बातचीत, भारत में कल्चर स्टडीज की बात करने का मतलब होता है जाति की बात करना, क्योंकि भारत जातियों से बना एक तरह से समुदाय है, समाज है। और बहुत सारे अगर कोई चमार रेस्टोरेंट करके खोलता है तो उस तरह से उसको मान्यता नहीं है, या फलाना कोई, बहुत सारे ओबीसी कम्युनिटी के लोग भी केवट रेस्टोरेंट, केवट ढाबा या केवट ज्वेलरी दुकान खोले तो उस तरह से लोग खरीदारी करने नहीं जाएंगे। तो लेकिन हाँ, अब एक बड़े वर्ग पढ़ाई लिखाई के बाद, डॉक्टर मनमोहन सिंह के शासनकाल के बाद जो सुखदेव थोराट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के चेयरमैन बने और इंडियन काउंसिल छत्तीसगढ़ वाले इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च के थ्रू फेलोशिप देना शुरू किया यूजीसी में। दिनेश कुमार सिंह है। जब राजीव गांधी फेलोशिप डॉक्टर मनमोहन सिंह के शासनकाल में शुरू हुआ, जिसके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन प्रोफेसर सुखदेव थोराट थे, जो भी दलित कम्युनिटी से, महार कम्युनिटी से आते हैं। उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए 25,000-35,000 फेलोशिप देना शुरू किया। ICSSR में इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च के लिए बहुत सारे फेलोशिप देना शुरू किया। तो एक बड़े तबका और अन्य पिछड़े वर्ग का निकला, जैसे मैंने नरेश कुमार साहू, मेरे बहुत सारे मित्र हैं ओबीसी, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, यहाँ वहां से, जो उस आरक्षण 27% आरक्षण का लाभ लेना शुरू किया और इंटेलेक्चुअल क्लास बने। तो अब लोग चाहते हैं, युवा वर्ग भी चाहते हैं और तमाम तरह के जो ओबीसी साथी भी चाह रहे हैं कि हमको आरक्षण का लाभ मिले और जाति जनगणना शुरू हो। अब इसके लिए वो फाइट करने के लिए भी तैयार हैं और आने वाला दौर ओबीसी के हक अधिकार का दौर होगा और ओबीसी पे ही पूरी जिम्मेदारी है। ओबीसी समाज समझ गया, उसको हक और अधिकार मिला तो देश समतामूलक समाज और सोने की चिड़िया फिर से कहलाना शुरू हो जाए। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपकी बातें आ गई है। मैं जसबीर भाटिया साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है जसबीर भाटिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको इस प्रोग्राम में थोड़ा लेट जुड़ने के लिए और हमारे जो तमाम जो प्रतिक्रिया जो हमारे होस्टों ने दी है उस संदर्भ में मैं आपकी प्रतिक्रिया के रूप में आपको इन्वाइट करता हूं आज के संदर्भ में और सेंसेक्स के संदर्भ में। पिछले समय भी हम लोगों ने आपके साथ बातें की थी, तो आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा पर हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं कि भारत के संदर्भ में जो सेंसेक्स है वो इंडिया की सेंसेक्स को लेकर के काफी लोग भ्रमित हैं और पारदर्शिता को लेकर भी भ्रमित हैं। यही कारण है कि इस पर लगातार लोगों के अंदर में, अलग अलग कम्युनिटी के अंदर में, चाहे वो आदिवासी समाज का हो, चाहे पिछड़ा वर्ग का हो, तो इसमें एक आवाज और सवाल भी लोगों ने करना शुरू कर दिया है। तो मैं आपसे इस संदर्भ में आपकी प्रतिक्रिया आपको इनवाइट करता हूं कि आप भी इसमें भाग लेकर अपने विचार रखें। मैं अभी ही ज्वाइन किया हूँ, एक आधा मिनट पहले, तो भाई साहब कौन बोल रहे थे मुझे मालूम नहीं है। डॉक्टर नरेश कुमार साहू जी है, डॉक्टर नरेश कुमार साहू जी छत्तीसगढ़ से, ये ओबीसी से बिलोंग करते हैं। अच्छा। तो जनगणना की बात हो रही थी, मैं जी इतना ही सुना है मैंने, और ये भी कहा कि
मनमोहन सिंह के टाइम में कुछ आरक्षण शुरू हुए। बात मुड़ के फिर इसी पर आ जाती है कि इस समाज को शिक्षित कैसे किया जाए। शिक्षित करने के क्या क्या साधन हो सकते हैं, इसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। सबसे पहले मैं भूल गया हूँ, जो जुड़े हैं आपके साथ सबको नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरी कोई तबीयत ठीक नहीं है और कल आया हूँ मैं ऑस्टिन टेक्सास से, तो वहाँ सर्दी थी, कुछ कोल्ड सा हो गया है। तो मैं बाई चांस देखा 11 बज गए, मैं जब देखता हूँ शायद खत्म नहीं हुआ या कुछ चल रहा होगा तो सुन लूंगा मैं। तो सिर्फ बात शिक्षा की है, आप जिस तरह से भी हो सके, आरक्षण के थ्रू हो सके, प्राइवेट तरीके से हो सके, आपको अपना ये खुद का प्रयोजन करना होगा, खुद को अपने पैरों पे खड़ा होना होगा शिक्षा के लिए। बिना शिक्षा के कौम आगे नहीं बढ़ सकती। उसके साथ साथ आप जनगणना में अपने आप को, अधिकारों को प्रदर्शित करें। हम क्या हैं, हमारी संस्कृति क्या है, तो वो सब आपके ऊपर जिम्मेदारी है। जब तक आप खुद नहीं करेंगे, मैंने पहले भी उस दिन कहा था, कुंटे साहब भी जुड़े हुए हैं, इफ नॉट यू देन हू, और खुद आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बाहर से ताकि करने वाला नहीं है। सरकार को मदद करेगी, अच्छी बात है, अगर नहीं करती है तो आपको अपने आप मेहनत करनी पड़ेगी। यही एक बलिदान है। बलिदान से मतलब आपको मेहनत करनी होगी, नए नए तरीके निकालने होंगे कि शिक्षा को कैसे बढ़ाया जाए। मैंने पहले भी कहा था एक बार कि एक एकल विद्यालय नाम से एक प्रयोजन चला हुआ है हिंदुस्तान में, जिसमें एक टीचर जो है प्राइमरी के बच्चों को शुरू से लेके 4-5 क्लास तक पढ़ा सकता है। तो ऐसे छोटे छोटे स्कूल वो कई बार पेड़ों के नीचे बैठ के पढ़ाते हैं बच्चों, एक कमरे में पढ़ाते हैं बच्चों। तो ये सारी समाज की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को कैसे शिक्षित करना है, और इसके लिए मैं कुछ स्पेसिफिक नहीं दे सकता, बस कोई सुझाव नहीं दे सकता। आपको खुद ही सोचना होगा कि ये कैसे हो सकता है। तो किसी भी तरह से हो के अपनी नौजवान पीढ़ी को शिक्षित करिए और अब जनगणना में अपने अधिकारों का प्रदर्शन करिए, बताएं हम कौन हैं। आपको एक लेबल दे के बना सबको हिंदू बना दिया। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, हिंदू हमारे भाई दोस्त हैं, मित्र हैं, हमारे भाई बहन हैं, हम उन्हीं में से निकले हैं, वैसी बात नहीं है। मगर जो भी है, हमारे अपने अधिकारों को जरूर प्रदर्शित करना होगा। तो उसके लिए क्या क्या कठिनाई आएंगी, आपको झेलनी पड़ेगी, बस इतना ही कह सकता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया भाटिया साहब, आपने बहुत ही कम शब्दों में और अच्छी बातें कह दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमेरिका से जसबीर भाटिया साहब। हमारे साथ राजेंद्र सिदार जी जुड़ गए हैं। राजेंद्र सिदार जी, अगर हमें सुन पा रहे हैं तो अपनी आवाज को म्यूट करें और हमारे स्क्रीन पे आए अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो अपनी बात रखें। राजेंद्र सिदार जी, हमें सुन पा रहे हैं? बहरहाल उनका हमारे साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है जुड़ने के बावजूद भी। मैं एडवोकेट संतोष साहू जी के पास। जी, किसकी आवाज है? सर, मेरा राजेंद्र सिद्धार्थ है। हाँ, राजेंद्र सिद्धार्थ जी, अभी हमारे लोगों ने इस संदर्भ में बातें कही है और मुझे अच्छा लगा कि कम से कम एक ट्राइबल कम्युनिटी से हमारे इस महत्वपूर्ण चर्चा पर जुड़ गए हैं। तो दिल्ली में तमाम आदिवासी संगठन के लोगों ने अपने आप को इस सेंसेक्स में हमें हिंदू शब्द थोपा जाता है, हिंदू वर्ग में थोपा जाता है, जबकि हमारी मूल धर्म संस्कृति हिंदू से अलग है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जो जनगणना में हमेशा इतने सालों तक एक डाटा को लेकर, पारदर्शिता को लेकर बातें कही जाती है, तो आप इस पर अपने विचार रखें सिद्धार्थ जी। अब सभी मेरे से बहुत महान व्यक्ति हैं सर, मैं तो अभी छोटा हूँ, उतना भी जानकारी भी नहीं है मेरे को। आप सभी को जय भीम सर। बहुत शुक्रिया। आप हमारे इस संदर्भ में प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। मैं संतोष साहू जी के पास फिर से लास्ट कमेंट के लिए मैं जाना चाहूंगा कि तमाम बुद्धिजीवियों ने अपनी बातें रखी है। संतोष साहू जी, क्या कहना है इस संदर्भ में? May I say a little before संतोष जी? जी, कृपाल सिंह साहब बोले। अच्छे विचार उनके।
देखो हमें ये एक्सपेरिमेंट जो है ना सेंसस के लिए भी हमारे विलेज से और हमारी लोकेलिटी से शुरू करना चाहिए। ये सोचो कि आप कितने सतनामी लोग हैं फॉर एग्जांपल के इस विलेज में और कितने इसमें और बरादरियों के लोग हैं, देखो। और उससे हम जो हमारे विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन है ना, इट शुड बी उस पर आधार हो कि जिस गिनती में वो लोग हाजिर हुए हैं, जब वो लोकेलिटी में पावर शेयर होएगी, जैसे गिनती लोगों की, उससे हमें पता चलेगा कि क्या बेनिफिट है ये जानने का कि कितने हमारे लोग हैं और उन हमारे जो रिसोर्सेज हैं विलेज में और कैसे हम उसको शेयर करें एक दूसरे से। जब हमें ये लोकल एक्सपेरिमेंट शुरू आ जाएगा, बड़े स्टेट लेवल में भी कर सकते, जगह में भी। नहीं तो लोगों के मन में यही रहता है कि मेरे को क्या लोड है ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने की, इसमें मेरा क्या फर्क पड़ेगा, मैं करा या ना करा कुछ नहीं होगा। तो एम्पावर पीपल के वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू पार्टिसिपेट इन सेंसस, कि क्यों बहुत जरूरी है इसमें हिस्सा लेना। वो लोकल जो विद्या है ना, लोकल एक्सपेरिमेंट बहुत जरूरी है। आगे आप दस्ती संतोष जी। जी बहुत शुक्रिया। मैं संतोष साहू जी के पास में निचोड़ के लिए, सारांश के लिए उनसे प्रतिक्रिया के संदर्भ में दोबारा इनवाइट करता हूं। संतोष साहू साहब, जितने भी तमाम बुद्धिजीवियों ने अपने बातें रखी हैं आज की इस महत्वपूर्ण मंथन चर्चा पर, तो मैं लास्ट कमेंट के रूप में आज की इस संसद के संदर्भ में जो पारदर्शिता को लेकर और टाइम को लेकर जो बातें हो रही है, तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया और हम चाहते हैं। संतोष साहू साहब जी, भारत में जाति आधारित जनगणना निहायत जरूरी है। भारत में विभिन्न जाति उपजातियों को मिलाकर वर्ग का निर्माण किया गया और भारत में वर्तमान जो व्यवस्था है वो वर्ग आधारित व्यवस्था है, वर्ग की व्यवस्था है। और वर्ग की व्यवस्था में पहले नंबर पे अनुसूचित जाति है SC, दूसरे नंबर पे अनुसूचित जनजाति है ST, तीसरे नंबर पे अन्य पिछड़ा वर्ग है OBC और चौथे नंबर पे सामान्य है जनरल, पांचवें नंबर पे धार्मिक अल्पसंख्यक हैं माइनॉरिटी। ये जो वर्ग है इसके अंदर जब वर्ग का निर्माण हुआ गुलाम भारत में 1928 से 1932 के बीच में इस देश में सबसे बड़ा जो काम भारत रत्न महामानव सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी कर पाए, वो विभिन्न उपजाति जाति को मिला के वर्ग के रूप में स्थापित कर पाए। उनका इस देश में बहुत बड़ा ये कार्य है कि विभिन्न जाति उपजाति में बिखरे हुए लोगों को सामाजिक पिछड़ापन, शैक्षणिक पिछड़ापन और मनुवादी व्यवस्था में अछूतपन का जो शिकार थे, ऐसे लोगों को मिला के एक नाम दे पाए अनुसूचित जाति के रूप में। इसी तरीके से अनुसूचित जनजाति की बात है, सामाजिक पिछड़ापन, शैक्षणिक पिछड़ापन और ट्रेड ऑफ ट्राइब। इसी तरीके से ओबीसी जो शब्द है वही महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ शब्द है। 1936 में उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया, अदर बैकवर्ड कास्ट। अनुसूचित जाति जनजाति की ही तरह इस देश में बहुत बड़ा वर्ग है जो इन्हीं की तरह से तात्पर्य अनुसूचित जाति की तरह, जनजाति की ही तरह सामाजिक रूप से पिछड़ा है, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, पर ये मनुवादी व्यवस्था में सछूत है, छूने लायक जातियां हैं। इनका एक बहुत बड़ा संख्या है और इसीलिए भारत के संविधान में आर्टिकल 340 आया। और एक लंबी बात हो जाएगी, पर मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं कि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में आंकड़ा जरूरी है। ये आंकड़ा कहाँ से आएगा? जब जनगणना की जाएगी, अनुसूचित जाति में कितनी जातियां रही, कितने उपजाति रही, उनकी कुल संख्या कितनी है, जनजाति का क्या है, इसी तरीके से ओबीसी की सूची में कितनी जातियां हैं, कितनी उपजातियां हैं। और ये जातियां, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है, ये जरूरी नहीं कि जो जाति छत्तीसगढ़ में पाया जाता है वही जाति का वही नाम
मद्रास में मिले, तमिलनाडु में या जम्मू कश्मीर में मिले या गुजरात में मिले या आसाम में मिले, ये संभव नहीं है। जो छत्तीसगढ़ में जातियां हैं इनसे पूछा जाए कि आप ओबीसी हैं, हम ओबीसी हैं, ओबीसी की 5 जाति का नाम आपने तमिलनाडु का बताइए, कर्नाटक का बताइए, केरल का बताइए या गुजरात का बताइए, आंध्रा का बताइए, तो कोई नहीं बता पाएगा। तो इसीलिए एक बार भारत में जाति आधारित जनगणना जरूरी है। भारत में लोकतंत्र को मजबूत करना है और भारत में लोग विकसित हों, विकास की ओर बढ़ें। और एक बात जरूरी है कि आरक्षण और जनगणना का कोई आपस में अंतर संबंध नहीं है। जनगणना अलग बात है, आरक्षण अलग बात है। हालांकि आरक्षण शब्द ही भ्रामक है। इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र प्रतिनिधित्व से चलता है, और प्रतिनिधित्व इस देश के नौकरियों में किस वर्ग का कितना प्रतिनिधित्व है, राजनीति में कितना प्रतिनिधित्व है, उद्योग धंधों में वो कहाँ है, जमीन में क्या मामला है, और भी अन्य सामाजिक जो गतिविधियां हैं उसमें कौन कहाँ खड़ा है, जब तक इसका गिनती नहीं होगा कैसे पता चलेगा। और एक बात, अभी 2021 में अभी तक जनगणना का रिपोर्ट आ जाना चाहिए था देश के सामने, ये नहीं आ रहा है। मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ वॉइस ऑफ मानवता के माध्यम से कि इस देश में निश्चित रूप से शेड्यूल कास्ट 15% है, तो 15% शिक्षा में, नौकरी में, राजनीति में उनको जो हिस्सा मिला वो कहाँ तक पहुंचा, उसको भी जानकारी लेने की जरूरत है, छानबीन की जरूरत है। शेड्यूल ट्राइब वो शिक्षा में, अभी उच्च शिक्षा में कितने हैं, कितने नौकरियों में हैं, किन किन पदों में हैं, वो कितने राजनीति में हैं, उद्योग धंधे के कितने मालिक हैं, उनके पास जमीन देश में कितना है, उसकी छानबीन की जरूरत है। इस देश में ओबीसी कितने शिक्षित हैं, कितने उच्च शिक्षा में हैं, कितने नौकरियों में हैं, राजनीति में उनकी क्या भागीदारी है, अन्य संसाधनों में उनका क्या हिस्सेदारी है, जमीन में वो देश में कितने काबिज हैं, कितना उनका हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि अगर भारत गुलाम था तो सब गुलाम थे, आजादी मिली तो सबको आजादी मिली, तो आजादी का स्वाद सबको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि कल तक जो अंग्रेजों के चाटुकार थे, उनके जो पैरोकार थे, उनको जो गोपनीय जानकारी पहुंचाने वाले लोग अंग्रेजों के जाने के बाद सत्ता हथिया लिए, और जो लोग अंग्रेजों के जमाने में, मुगलों के जमाने में, मंगोलों के जमाने में, अन्य और विदेशी आक्रमणकारियों के जमाने में पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों जो शोषण के शिकार रहे और इस देश के लिए लड़ते रहे, उनको क्या मिला? ये जब तक जनगणना नहीं होगा कैसे पता चलेगा? इसलिए भारत में जाति आधारित जनगणना अनिवार्य है और भारत सरकार इसको संज्ञान में ले, ऐसा हम अपील करते हैं आपके माध्यम से। और इसमें जाति आधारित जनगणना में दोष क्या है? जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा काम जाति आधारित है, विवाह शादी हमारा जाति के दायरे में है, कोई किसी का मृत्यु हो जाए तो जाति के लोग ही उसका आखिरी क्रियाक्रम संस्कार करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जाति आधारित जनगणना करने में हर्ज क्या है? तो हर्ज ये है कि जो लोग भारत में दूसरे अन्य वर्गों का हिस्सा दबा के बैठे हैं, उनको डर सता रहा है कि जनगणना होने से ये जो पर्दा पड़ा हुआ है ये खुल जाएगा और भारत में एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति हो जाएगी, सब लोगों को वर्ग चेतना हो जाएगा और अंत वर्ग चेतना डीएनए के आधार पे देशी और विदेशी का मामला हो जाएगा, राखी गढ़ी से जो अभिप्रेत है। तो ये इसके बहुत सारे अंतर संबंध हैं और मैं बस आखिरी में कहना चाहता हूं कि निर्विवाद रूप से भारत सरकार, राज्यों की सरकार, भारत में चूंकि जाति आधारित व्यवस्था है इसलिए जनगणना भी जाति आधारित कराई जाए, ताकि भारत में कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितनी नौकरियां हैं, कितनी भूमि है, कितना उद्योग है और इन सबका मालिक कौन कौन कितने हैं, ये सारा आंकड़ा एक बार देश के सामने आए। ये हमारी आपके माध्यम से, वॉइस ऑफ मानवता के माध्यम से मांग है और इसमें भारत सरकार, राज्यों की सरकार संज्ञान लेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। बहुत बहुत जी, बहुत शुक्रिया संतोष साहू साहब। आपने लास्ट कमेंट के रूप में सारगर्भित रूप में अपनी बातों को रखी है आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर। बात का बहुत धन्यवाद। मैं दोबारा इस चर्चा को, हमारा समय भी नजदीक आ चुका है, मैं एक मिनट में प्रतिक्रिया ले लेता हूँ लास्ट में इस महत्वपूर्ण चर्चा पर। मैं संतोष TR खूंटे साहब से मैं शॉर्ट में ही प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा क्योंकि हमारा समय हमको इजाजत नहीं देता। TR खूंटे साहब,
संतोष साहू साहब ने और भाटिया साहब ने और कृपाल सिंह, जितने भी मेहमानों ने अपनी बातें रखी है, उस बातों को आप गंभीरता से आपने सुना है, तो आप सारांश में इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? See, I would like to tell one thing. I'm fully agree with the Dr. Kuldeep Singh sir, and also with Santosh Sahu ji, Advocate Santosh Sahu ji. Why I'm telling in English? Actually, democracy is a representative form of government. It is a participatory form of representative. Until unless we represent the government, we cannot develop. Our development is totally dependent on the representation. That's why census is caste-wise census, because of it is a caste-based. India is a caste-based society. So that's why the caste census analysis is very much required, as our Dr. Kuldeep Singh has told. Exactly that is required for the development of the people. We have to understand how the development will be take place. Until unless we know the structure, total structure, land holding, whatever Mr. Advocate Santosh has told, in each and every field, culturally, socially, economically, in each and every field, how we are represented, how the society is represented, that should be identified. That is what is the center. What I mean to say. Thank you. बहुत शुक्रिया खुडे साहब। मैं डॉक्टर नरेश साहू जी से लास्ट कमेंट के लिए मैं इनवाइट करता हूं। संतोष साहू जी, आप इस संदर्भ में अपनी अंतिम प्रतिक्रिया दें। हाँ सर, कि जाति जनगणना अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, जो लगातार 10 साल में होता रहा है, और ये प्रक्रिया होना चाहिए, और हम सबको मिलकर जुल के उसके लिए एक माहौल बनाए सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, ब्लॉग के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से कैंपेन करें, 1-to-1 बात करें। निश्चित तौर पे जाति जनगणना होगी, हम लोग सफल होंगे इसमें। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेश कुमार साहू जी। मैं डॉक्टर कृपाल सिंह साहब को लास्ट कमेंट के लिए इनवाइट करता हूं। हमारा समय कंप्लीट हो चुका है करीब। जी, थैंक यू जी, आई हैव एंजॉयड डिबेट। मैं ये आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि ये जो सेंसस डॉक्यूमेंट है ना, वो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन, पर इसकी फेयर डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। ऐसे डबल एज रॉन्ग फिगर्स कैन रूइन द सिस्टम, while the properly obtained census figures they will help development in the country. Yes, but produce those fair figures, you have to give people some experiment, some exercise, like जैसे हम लैब वर्क में लर्न करते हैं कैसे हाइड्रोजन बनती है, कैसे ऑक्सीजन बनती है, ऐसे ही सेंसस को भी पार्टिसिपेट करने के पहले हमारे कुछ लोगों को मिलजुल कर उसकी इम्पोर्टेंस और उसकी फेयरनेस प्रोडक्शन के लिए गलबात शुरू करनी चाहिए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर है। मैं आज इस कार्यक्रम में जुड़े टी.आर. खुटे साहब का, डॉक्टर कृपाल सिंह साहब का, जसबीर भाटिया साहब का, राजेंद्र सिदार जी का, संतोष साहू जी का, डॉक्टर नरेश कुमार साहू जी का स्पेशल धन्यवाद करता हूं, और आज के इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर कृपाल सिंह साहब और मेघराज जी का भी स्पेशल धन्यवाद करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे सभी दर्शकों से मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे इस महत्वपूर्ण चर्चा पर अपनी राय दें, प्रतिक्रिया दें, कमेंट करें और शेयर करें। आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। सभी मेहमानों को दोबारा धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय भीम, जोहार, सत श्री अकाल। जय सतनाम।